दोस्तों नमस्कार। 2 अप्रैल को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए थे, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, थैंक यू ट्रंप। उसका पर्पस ये था कि जब भारत की कॉरपोरेट क्षेत्र पे झटका लगा तो निश्चित रूप से हमारे बिजनेसमैन जागे, और जब वो जागे तो उन्होंने नए रास्ते ढूंढे, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो नए बाजारों में जा रहा है, और उसका फायदा उनको भी और देश को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे सामने चुनौती नहीं आती है, हम लोग अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत का समाज रिएक्टिव ज्यादा है, हम प्रोएक्टिव नहीं है। अब ट्रंप साहब ने 500% टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है। वहां के संसद ने अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिए हैं कि जो भी देश रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं, वहां से एनर्जी खरीद रहे हैं, उन पे आप 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ट्रंप साहब भारत पे 500% टैरिफ लगाएंगे। सवाल इस बात का है कि लगाएंगे या नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं कि मोदी साहब मेरे से मिलने नहीं आए, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मोदी परेशान है, वो मिलना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे वो अपने बयान भारत के खिलाफ और मोदी साहब के खिलाफ दिए जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए और अपनी भड़ास निकालने के लिए वो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे, और जिससे वो दिखाना चाहेंगे कि मैं कितना ताकतवर हूं। आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो इसी बात की करेंगे कि अगर भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगता है तो भारत की कंपनियों को क्या करना चाहिए। देखिए, सरकार तो एक्सपोर्ट करती नहीं, तो अगर मैं ये कहूं कि साहब सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, उसका तो कोई औचित्य समझ में आता नहीं। ज्यादा से ज्यादा सरकार यही कर सकती है कि जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उनको जारी रखे और किसी भी तरह का कोई बयान ना दे, और बैकडोर से जो हो सकता है वो करने का प्रयास करें। लेकिन अल्टीमेटली जो चैलेंज है वो है भारत के प्राइवेट सेक्टर को, भारत के एक्सपोर्टर्स को, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो यही कि हमें अब क्या तैयारी करनी है इस चैलेंज से बचने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि ट्रम्प्स 500 टैरिफ्स मूव, हाउ टू हैंडल इट। हम इसके लिए क्या करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रियल लाइन ऑफ डिफेंस है भारत के लिए, वो सरकार नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर है। क्योंकि व्यापार प्राइवेट सेक्टर करता है, इसलिए उनकी तैयारियां जरूरी हैं। और ये बात भी सही है कि प्राइवेट कंपनियां अपने आप को वक्त के हिसाब से बहुत तेजी से बदलती हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारें ढीली चलती हैं, प्राइवेट कंपनियां शायद उस हिसाब से ढीली नहीं चलती हैं। इस बात को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की जो कंपनियां हैं वो जरूर अच्छा रास्ता निकाल लेंगी। कारण हम इसको जिस तरह से देखना चाहेंगे कि जो इफेक्टिवनेस है, जो पॉलिटिकल इंटेंट है भारत का, भारत सरकार तो चाहती है एक्सपोर्ट बढ़े, और अगर कंपनियां भी सोच लें तो रास्ता निकल सकता है। इसका मतलब आज जो हम चर्चा करेंगे वो बोर्ड लेवल पे, सीनियर लेवल पे कंपनी मैनेजमेंट को क्या करना है। यह काम एक्सपोर्ट मैनेजर्स का या फील्ड मैनेजर्स का नहीं है, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, सीईओ लेवल का, ओनरशिप लेवल का, जहां पे लीडरशिप डिसीजन मेकिंग है, उसकी चुनौतियां हैं, उसको कैसे निपटना है, आज हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा आता है दोस्तों, किसी भी व्यापार के अंदर उसका होता है रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस। मेरा यह कहना है कि भारत की कंपनियों को सबसे पहले यह देखना होगा कि जो 500% अगर टैरिफ लगता है तो कहां तक और किस रूप में वो टैरिफ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। इसमें उनको अपना इंटरनल सिस्टम भी देखना होगा, और जो कस्टमर्स हैं उनसे अभी से बात शुरू करनी होगी कि अगर 500% टैरिफ लगता है तो हम कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस बात को समझना जरूरी है। इसका मतलब जो स्ट्रेस टेस्ट है वो बहुत जरूरी है इन केस ऑफ एक्सट्रीम सिनेरियो। कहने का मतलब यह है कि अब जो बेसिक सवाल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पूछने चाहिए, कैन वी सर्वाइव 12 मंथ्स विद जीरो यूएस एक्सपोर्ट्स। अगर हमने 1 साल तक अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं किया तो हमारे पे क्या असर आएगा।
क्या व्यापार चलेगा, एकदम बंद होगा, क्या असर होगा, इसका असेसमेंट करना जरूरी है। व्हाट इज आवर टैरिफ शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हम कहां तक बर्दाश्त कर लेंगे? 100%, 150, 200, 300, 350, 400, 500, कहां तक हम लोग टैरिफ को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, इसकी मैपिंग भी जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, विच सप्लायर एंड बायर्स आर सिंगल पॉइंट फेलियर्स, कहां पे जाकर हमें लगता है कि हम ये अब आगे नहीं खींच पाएंगे। बायर की तरफ से क्या चैलेंज आएगा, सप्लायर्स की तरफ से क्या चैलेंज आएगा, और हमको क्या प्लान करना है। मुझे लगता है भारत की कंपनियां जो भी अमेरिका के साथ व्यापार कर रही हैं, उनको तुरंत अपने बोर्ड रूम में इस पे चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। टैरिफ लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि कन्वर्ट पैनिक इनटू प्रिपेयर्डनेस, जो वो करना चाह रहे हैं वो करेंगे, हमें अपनी तैयारी को पूरा रखना है। अवॉइड पॉलिटिकल सिग्नलिंग, अमेरिका गलत कर रहा है, सही कर रहा है, हम उससे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जनता ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना है। तो जो भी वो कर रहे हैं वो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी नीति के हिसाब से कर रहे हैं, उसमें हम कुछ इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते। क्योंकि भारत के अंदर अगर प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेते हैं तो अमेरिका की जनता और अमेरिका की कंपनियां क्या प्रभाव डाल सकती हैं? कुछ कर सकती हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि हम वो करें जो हम कर सकते हैं। इसका मतलब नो पब्लिक एंटी यूएस स्टेटमेंट, आपको कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल, सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ जा सकता है। नो अलाइनमेंट विद ब्लॉक नैरेटिव, कि हमें अमेरिका को छोड़कर इसके साथ जाना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, आपको बोलना नहीं, आपको करना है, आप चुपचाप करिए, आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि साहब भारत की तरफ से या ब्रिक्स की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट क्यों नहीं कहा गया। हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती है, आपको जो करना है आप चुपचाप करिए। पोजीशन चेंजेस एज कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन, कहने का मतलब ये है, जो आपका कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन है, जहां पे आपको लगता है फायदा है, आप चुपचाप वो काम करिए, आपको पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब फर्म दैट स्टेज अफ्लोट सफर द लेस रिटेलिएशन, आप अगर न्यूट्रल हैं आप सुविधा में रहेंगे। भारत में भी देखिए, जो जो कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत ज्यादा करीब थी, वो सब कंपनियां एनपीए बनी, वो सब कंपनियां बर्बाद हुई। अब भारत के अनुभव से भी सीखिए, जितनी बड़ी एनपीए हुई है कंपनियां, आप उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन देखिए, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो बहुत ज्यादा करीब थी। आप सोचिए कौन कौन सी कंपनियां डूबी हैं और उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन कितना था। इसीलिए वो बर्बाद हुई, क्योंकि उन्होंने नेतागिरी पे ज्यादा टाइम लगाया। उनके प्रोमोटर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो नेतागिरी में और नैरेटिव्स में ज्यादा घुसे रहे वनिस्पत की बिजनेस के, और उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। अगला जो बड़ा मुद्दा आता है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है, वो है लीगल इश्यूज को लेकर। क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तुरंत बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर टैरिफ लगता है 500%, तो हो सकता है कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप उनके जो ऑब्लिगेशन है वो पूरे नहीं कर पाए। तो अननेसेसरी वो लीगल टेंशन बाद में आपके लिए ना हो जाए। इसीलिए आपको तुरंत अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, और एज ए लॉयर मैं जो आपको बता रहा हूं, जिन क्लॉज पे आपको काम करने की जरूरत है उनको आप जरा ध्यान से देखिए। रीराइट कॉन्ट्रैक्ट नाउ बिफोर टैरिफ्स एग्जिस्ट। अभी क्या है, अभी टैरिफ लगा नहीं है, तो आप तुरंत अपने जो बायर्स हैं अमेरिका के, उनको चिट्ठी लिखिए और उनसे बोलिए कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ और पॉलिटिकल रिस्क क्लॉज को इंसर्ट करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्रंप साहब क्या करने वाले हैं। ये इंटेंट आप तुरंत उनको लिख दीजिए टैरिफ लगने से पहले। एड करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी, कि कौन सी करेंसी में आप ट्रेड करेंगे, डॉलर में करेंगे, रुपए में करेंगे, पाउंड में करेंगे, युआन में करेंगे, किस में करेंगे, इसको वहां पे क्लैरिफाई करना जरूरी है। टैरिफ शेयरिंग मैकेनिज्म, अगर मान लीजिए टैरिफ लगता है 20%, 50% से ज्यादा,
तो हम किस तरह से टैरिफ शेयरिंग का मैकेनिज्म करेंगे, या सारा बोझ हमें ही उठाना होगा, आपको उठाना होगा, कैसे व्यापार होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। साथ में शॉर्टन द कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर विद यूएस बायर्स। अगर आपने 5 साल, 3 साल, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे लगता है आपको ड्यूरेशन को रीनेगोशिएट करना है, क्योंकि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कहीं आप उसमें फंस ना जाए, क्योंकि इसका असर सिर्फ टैरिफ पे नहीं, करेंसी पे भी आएगा, बाकी चीजों पे आएगा। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल होगी तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, हो सकता है टैरिफ कॉस्ट भी बढ़ जाए, हो सकता है आपके जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाए, बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए जहां तक हो सके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन का करिए, जब तक ट्रंप साहब कुर्सी पे हैं। अगले 3 साल आपको फूंक फूंक के चलने होंगे। टैरिफ कॉस्ट इज शेयर्ड एंड रीनेगोशिएटेड एंड नॉट एब्जॉर्ब, क्योंकि आप हर चीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। 500% कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी टैरिफ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, शिफ्ट इनवॉइसिंग एंड फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। इनवॉइस यूएस लिंक ट्रेड वाया नॉन यूएस बैंक्स। हो सकता है कि कल को माहौल बिगड़े और वो भारत पे सैंक्शन लगाना शुरू कर दे, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति इस समय बहुत नाजुक है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो रशिया के हाथों हारता हुआ दिखे। तो हो सकता है इस प्रेशर में अपनी जो उन्होंने गलतियां करी हैं रशिया से पंगा करके, उस प्रेशर को जस्टिफाई करने के लिए वो भारत जैसे देशों पे अगर सैंक्शन लगाते हैं तो आपका कैश फ्लो और आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें समस्या आ सकती है। तो इसलिए जो नॉन यूएस बैंक हैं उनके थ्रू ट्रांजैक्शन करिए, क्योंकि वहां शायद आपको सैंक्शन का रिलीफ मिल सकता है। यूज यूरो, दिनार, युआन और इंडियन करेंसी जहां तक हो सके एक्सेप्ट करिए। फ्लैट डॉलर करेंसी से बाहर निकलिए। यह पॉलिटिकल रिस्क मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप यूएस ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो रिस्क हो सकता है। रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस स्टेट क्रेडिट इंश्योरेंस, क्योंकि वो भी शायद आपको क्रेडिट लिमिट के समय मुश्किल कर दें। एंड लिमिट एक्सपोजर टू सेकेंडरी सैंक्शन एंड फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स। जहां जहां आपको लगता है कि ट्रंप का हाथ है, उन सब जगह से दूरी बना के सावधानी से चलिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो कि रिड्यूस टैरिफ विजिबिलिटी ऑफ यूएस बाउंड गुड। अब आप कैसे करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बैकडोर काम बहुत जरूरी होता है। आप अपनी टीम को बोलिए जो आपके एक्सपोर्ट्स देखते हैं कि जो एचएस कोड है उसका ऑप्टिमाइजेशन देखिए कि कौन सा टैरिफ कहां लग रहा है, किस एचएस कोड पे लग रहा है और कहां पे टैरिफ कम है। क्या आप अपने प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में वो बदलाव करके, पैकेजिंग में बदलाव करके, जो भी है, बल्क के कई बार टैरिफ अलग होते हैं, रिटेल के टैरिफ अलग होते हैं, आपको ये देखना होगा कि क्या टैरिफ के हिसाब से भी कोई रास्ता निकलता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन एनालिसिस, किस तरह का रूल ऑफ ओरिजिन की वहां बात हो रही है। भारत से बल्क में मटेरियल जाए दुबई और वहां पे आप बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकिंग करें और जिससे कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो रूल है आप उसको एड्रेस कर सकें, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। उसकी चर्चा मैं आगे डिटेल में आपसे करूंगा। और फिर टैरिफ इंजीनियरिंग, किस तरह से आप टैरिफ को प्रोजेक्ट करें। मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है या वैल्यू एडिशन है, कौन से वैल्यू एडिशन के लेवल पे टैरिफ कम है, आपको उस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस को अपग्रेड या मूव करना पड़ेगा जस्ट टू अवॉइड टैरिफ प्रेशर्स। मैनी टैरिफ्स कैन रिड्यूस, डिले और रिक्लासिफाई लीगली, ये आप कर सकते हैं। रिकॉन्फिगर वैल्यू चेन्स मिनिमल नॉट रेडिकल, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वैल्यू चेन आपकी है आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? शिफ्ट फाइनल प्रोसेसिंग, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग टू न्यूट्रल जुरिस्डिक्शन लाइक आसियान, गल्फ कंट्रीज और अफ्रीका, जहां पे टैरिफ कम है। आपने बल्क में से यहां माल लिया, आप थाईलैंड चले गए, मलेशिया चले गए, दुबई चले गए, सिंगापुर चले गए और वहां जाके रिटेल पैकिंग करी और वहां आप लिख सकते हैं पैक्ड इन सिंगापुर और मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगापुर, और फिर आप वहां से अमेरिका भेज सकते हैं। हो सकता है आपका टैरिफ 500% की जगह 10-15% लगे और जो थोड़ा बहुत खर्चा आया 10-15% सिंगापुर ले जाके वहां पे रीप्रोसेसिंग करने का, वो आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे।
क्योंकि आप 500% एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग भी आप दिमाग में रखिए कि कहां पे किस मार्केट में हम लोग जाके रीप्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट सेमी फिनिश्ड इनपुट्स रादर देन फिनिश्ड गुड्स टू यूएस। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी फिनिश्ड गुड्स पे टैरिफ ज्यादा होता है और सेमी फिनिश्ड पे कम होता है, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रोसेस को देखना होगा। यूज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन टैरिफ सेफ कंट्रीज फॉर फाइनल असेंबली। आप यहां से सेमी गुड्स ले गए, अमेरिका में किसी कंपनी से आपने टाई अप कर लिया, वहां जाके उसकी फिनिश प्रोसेसिंग करके आपने अमेरिकन कस्टमर को दे दिया, ये हो सकता है। अदरवाइज जहां पे भी अमेरिका का टाई अप है, हो सकता है वियतनाम है, हो सकता है थाईलैंड है, मलेशिया है और कोई कंट्री है, वहां के जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं आप उनसे टाई अप करिए, उनको व्यापार मिलेगा, आपको फैसिलिटी मिलेगी, बगैर इन्वेस्टमेंट करके आप वहां पे अपना प्रोडक्ट भेज के आगे बेच सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ये कोई नई बात नहीं है, चाइना यही करता है। जहां पे उनको लगता है कि टैरिफ प्रॉब्लम है, वो अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन बदलने के लिए उन्होंने सारे नेटवर्क बनाए हुए हैं। सारी चीज मेक इन इंडिया हो कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई तारीफ नहीं है। जहां तक हो सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस व्यापार को फॉलो करिए जहां से फायदा होता है। इसीलिए द प्रोडक्ट ओरिजिन चेंजेस लीगली विदाउट फुल रीएलोकेशन और रीलोकेशन। कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी फैक्ट्री नहीं शिफ्ट करनी है, आपको सिर्फ वहां जाके पैकिंग करनी है, लेबलिंग करनी है। जो कानून परमिट करता है, जस्ट फॉलो द लॉ, कानून मत तोड़ो और अपना काम कर लो। Split contract and delivery point, break large US supply contract into multiple shipment routes। एक रास्ते पे मत रखिए, एक दूसरे से हेज करिए कि कौन सा रास्ता सेफ रहेगा। यूज FOB नॉन ब्रिक्स पोर्ट wherever possible। आप नॉन ब्रिक्स एरिया जो है वहां पे फ्री ऑन बोर्ड आप कर लीजिए, तो आपको वहां से भी फायदा मिलेगा। एंड अवॉइड लॉन्ग टर्म प्राइस फिक्सेशन, इंसर्ट टैरिफ पास थ्रू क्लॉजेस। जैसा मैंने पहले बोला कि लंबा कॉन्ट्रैक्ट अब मत करिए, अगले 3 साल ये चुनौतियां आपके सामने रहेंगी। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बट विद प्रिसीजन, हैफजर्ड में नहीं। ट्रीट द यूएस एज ए हाई रिस्क मार्केट, नॉट ए कोर मार्केट। आप यूएस के अंदर पेनिट्रेट करने का प्रयास किए, अच्छी बात है, लेकिन यूएस आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। अब यूएस को एक ऑप्शन रखिए, अल्टरनेट ढूंढिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, थैंक यू ट्रंप के टाइम पे भी, कि आप अब अल्टरनेट ढूंढिए, उस काम को जारी रखिए, उसको रोकना नहीं है। क्योंकि यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है, इसलिए जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका एक परसेंटेज 5%, 10% आप यूएस एक्सपोर्ट करेंगे। आज चाइना कितना करता है? पहले चाइना की यूएस पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, आज मुश्किल से 15-16% चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस जाता है, बाकी 85% आउटसाइड यूएस बिजनेस है। इसीलिए यूएस के सैंक्शन से चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15% लॉस वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, दूसरों को दे देंगे बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। तो जो भी उनका ऑफटेक कम हो रहा है अमेरिका के कारण, वो उसको दाएं बाएं निकाल देंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? चाइना ने तो रणनीति बना ली, इसको हमें सोचना होगा। रीडायरेक्ट इंक्रीमेंटल ग्रोथ, नॉट एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, टू अफ्रीका, आसियान एंड मिडिल ईस्ट। हर मार्केट के अंदर भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, वहां के कानूनों को समझिए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आपको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक है कंप्लायंस वहां के कानूनों के हिसाब से, और दूसरा है कम्युनिकेशन, वहां के हिसाब से लेबल्स और वहां के हिसाब से मार्केटिंग। ये 2 चीजें आप करिए, कंप्लायंस एंड कम्युनिकेशन, आपको बाजार मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप कंप्लायंस की बात करते हैं तो उसमें क्वालिटी इनबिल्ट है। टैरिफ हर्ट्स लेस व्हेन यूएस शेयर इज स्ट्रक्चरली कैप्ड। जब आपको पता है कि अमेरिका में मेरा 10% ही एक्सपोर्ट होना है, कितना भी वो ट्रंप साहब टैरिफ लगा दें या सैंक्शन कर दें, आपको 10% से ऊपर नुकसान नहीं होगा। और ये पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी है, हेजिंग ऑप्शन लेके आपको चलना होगा। डेवलप टैरिफ रेसिलिएंट प्रोडक्ट लाइन। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट और उसमें टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई आईपीआर है, आपने कोई पेटेंट का काम किया जो कोई नहीं दे सकता आपके अलावा, कोई ऐसा डिजाइन है जो कोई नहीं दे सकता, उसमें आपको टैरिफ का असर कम होगा। वहां के हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट, खासकर जो बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमर मार्केट्स नहीं, B2B में
आप कस्टमाइज प्रोडक्ट पे काम करिए, इनोवेशन पे फोकस करिए, तो टैरिफ का असर कम होता है। एंड टेक्निकल फॉर्मुलेशन एंड डिजाइन, मटेरियल भेजने की जरूरत नहीं, मटेरियल तो वहां से भी खरीद के बेच सकते हैं। यहां से आप जो है आप नॉलेज लेके अमेरिका की किसी कंपनी के साथ मिलके अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करके अपने ब्रांड में वहां बेच सकते हैं। कम से कम आपका मार्केट शेयर, आपका कस्टमर आपके पास रहेगा। जब तक ट्रंप साहब वहां हैं तब तक के लिए स्ट्रेटेजी जरूरी है। हो सकता है ट्रंप के जाने के बाद वहां कोई सेंसिबल लीडर आए जो दोबारा से चीजों को सही करे, तब आप वापस भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट नो हाउ लाइसेंस और सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ फिजिकल गुड्स। सॉफ्ट नॉलेज में काम करिए, हर समय मटेरियल भेजना बिजनेस नहीं होता है। टैरिफ अप्लाइज टू गुड्स नॉट ब्रेन्स, याद रखिए। आपके विचारों पे, आपकी काबिलियत पे टैरिफ नहीं लगता है, आपके ब्रेन पे लगता है, आपके गुड्स पे लगता है, ब्रेन पे नहीं लगता। इसलिए अप्लाई मोर ब्रेन एंड लेस ऑफ गुड्स इफ यू वांट टू अवॉइड टैरिफ चैलेंजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, adopt China +1 और BRICS +1 मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, मेंटेन कोर प्रोडक्ट लाइन एट होम। भारत में काम करिए, लेकिन एस्टेब्लिश लाइट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली इन वियतनाम, इंडोनेशिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, जहां पे भी आपको लगता है, जैसा मैं शुरू से कह रहा था कि इजी मार्केट एक्सेस मिल जाए। 80% काम हिंदुस्तान में, थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच उस कंट्री में जाके वहां की कंपनियों के साथ आप टाई अप कर लीजिए। यहां से आप बल्क में केमिकल ले जाइए, वहां जाके टैबलेट्स बना दीजिए। यहां से आप बल्क में कोई और मटेरियल ले जाइए, वहां जाके उसके प्रोडक्ट बना दीजिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर पैकिंग में बल्क में ले जाइए, कंज्यूमर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, तो उनको भी आपको सोचना होगा। कीप यूएस मार्केट एक्सेस विदाउट अबंडनिंग होम कैपेसिटी। 100% का माइंडसेट से बाहर आइए, अलाइनमेंट्स की दुनिया है, उसको सोचिए। यूज जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिकली। अमेरिका की कंपनियों के साथ, अमेरिका के मार्केट में अगर काम करना है तो उनके साथ जेवी कर लो, ताकि वो जाके अपने प्रेसिडेंट को बोले कि देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट भारत में है, आपने टैरिफ लगा दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी। कभी कभी रिवर्स प्रेशर भी काम करता है। लोकल इंडस्ट्री आपके लिए लॉबी करेगी, भारत के लिए लॉबी करेगी। आज चाइना पे क्यों नहीं इशू उठाता ट्रंप? कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं सबका इन्वेस्टमेंट चाइना में है। और अगर आज ट्रंप साहब टैरिफ लगाते हैं चाइना पे, तो नुकसान किसका हुआ? अमेरिकन कंपनीज का। उनका इन्वेस्टमेंट, उन्हीं को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाकी देशों में बेच देगा। अमेरिकन कंपनीज कहां बेचेंगी? वो तो ला ही नहीं पा रहे अमेरिका में, उनके लिए समस्या है। इसीलिए वो लॉबी करते हैं और चाइना को रिलीफ मिल जाता है। लाइसेंस टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। आप अपना ब्रांड, अपने फॉर्मुलेशन को अमेरिका में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उस तरह का आप आईपीआर बेस्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, लेकिन जितना आपका प्रॉफिट था उस हिसाब से आप रॉयल्टी कैलकुलेट करके अपना हिस्सा तो ला ही सकते हैं। मान लीजिए $100 का प्रोडक्ट आप बेच रहे थे, उसमें $90 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, $2-4 आपका ट्रांसपोर्ट था, करीब $5-6 में आपको प्रॉफिट होता था। आप उनको फॉर्मुलेशन दे दीजिए, ब्रांड दे दीजिए और बदले में 6% रॉयल्टी ले लीजिए। आपका प्रॉफिट आपको मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग वहां हो गई, मार्केट रिटेन भी रहा, आपका ब्रांड भी एग्जिस्ट करता रहा। क्लेवरली आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूएस पार्टनर कैन बिकम एन इंपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड एंड पॉलिटिकल रिस्क शिफ्ट टू यूएस डोमेस्टिक स्टेक होल्डर। अब वो इंपोर्ट कर रहा है, आप तो यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो। जब वो इंपोर्ट कर रहा है तो रिस्क उसका है, टैरिफ उसको देना है, आपको नहीं देना है। ये गेम भी आप समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट लॉबिंग थ्रू यूएस स्टेक होल्डर, जैसे मैंने कहा कि वहां के जो इंपोर्टर्स हैं, रिटेल चेन्स हैं और जो लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो आप पे डिपेंडेंट है, उनके माध्यम से आप लॉबिंग कराइए। आज हिंदुस्तान में बहुत सी अमेरिकन एसोसिएशंस हैं जो लॉबिंग करती हैं, सेमिनार में जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करती हैं, इवेंट्स स्पॉन्सर करती हैं, ताकि भारत सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे। आपको जीएम टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, आपको इंपोर्टेड अमेरिकन प्रोडक्ट क्यों चाहिए? आप उठा के देखिए एग्रीकल्चर इवेंट्स के अंदर कितनी अमेरिकन कंपनीज, कितनी एग्रीकल्चर एसोसिएशंस अमेरिका की भारत में एक्टिव हैं और उनका काम क्या है? मार्केट प्रमोशन। इस पे वो पैसा खर्चते हैं। हिंदुस्तान के
कंसल्टेंट्स को हिंदुस्तान के लोगों को हायर करते हैं लॉबिंग के लिए। ये गलत नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट पुश कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए? ये सोचने की बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है दोस्तों, जो बॉटम लाइन है, टैरिफ्स ओनली वर्क व्हेन कंपनीज आर रिजिड। 500% लग गया, हम अपना काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। आपको वक्त के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। फ्लेक्सिबल फर्म्स दोज हु एडजस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, रूट्स, जुरिडिक्शंस एंड प्रोडक्ट मिक्सेस न्यूट्रलाइज इवन एक्सट्रीम टैरिफ थ्रेट्स। भारत से 500% है, हो सकता है बांग्लादेश से 25 हो। आप यहां से बांग्लादेश ले जाइए रॉ मटेरियल, बांग्लादेश में किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लीजिए, वहां प्रोसेस करके अमेरिका भेज दीजिए। इमोशन नहीं चलता है बिजनेस में, इस बात को हमें समझना होगा। इमोशन से दुनिया नहीं चलती है, यथार्थ से चलती है, उससे हमें काम करना है। प्राइवेट सेक्टर मंत्र, डाइवर्सिफाई क्वाइटली, री इंजीनियरिंग योर वैल्यू चेन एंड शिफ्ट रिस्क कॉन्ट्रेक्चुअली। लेट यूएस बिजनेस फाइट यूएस पॉलिसी। आप नहीं लड़ पाओगे और ना ही वो ट्रंप साहब आपकी सुनेंगे, उनको करने दीजिए। तो भारत और ब्रिक्स की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, दे हैव टू एक्ट नाउ। 500% टैरिफ बिकम्स ए हेडलाइन, नॉट ए हिट ऑन द बैलेंस शीट। 500% टैरिफ लगेगा, आपकी बैलेंस शीट को बचाना आपका काम है। आपके पास ऑप्शंस हैं, रास्ता निकालिए, ये चेस गेम है, आपका काम हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप क्रिएटिव वे में सोचेंगे, बगैर कानून को तोड़े, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, कंप्लायंस एंड कम्युनिकेशन, ये दो चीजें, इसका ध्यान रखिए, रास्ता निकल जाएगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है आपके पास और भी अच्छे सुझाव हो, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि दुनिया को पता लगे, लोग आपकी जानकारी का फायदा उठाएं और हिंदुस्तान का व्यापार बढ़ता जाए। यहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बहुत है, उस पर भी हमें फोकस करना है। उम्मीद है दोस्तों आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।